दे आर कमिंग कारस्पॉन्डिंग टू नेचुरल नंबर। तो ऑब्वियसली अगर नेचुरल नंबर्स के कारस्पॉन्डिंग आ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि इनफाइनाइट ही होंगे, बिकॉज नेचुरल नंबर्स में भी इनफाइनाइट है। आप पिन पॉइंट करके कह सकते हो कि काउंटेबली इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं सीक्वेंस में। कितने होते हैं? काउंटेबली इनफाइनाइट होते हैं। एंड दिस इज वेरी सिंपल, बिकॉज जो नेचुरल नंबर्स हैं आपके उसमें भी कितने होते हैं? काउंटेबली इनफाइनाइट। अच्छा, हम ज़्यादा टाइम इसमें व्यतीत नहीं करते हैं। ये जो होते हैं एलिमेंट्स इनको टर्म्स ऑफ सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब जो इसने टर्मिनोलॉजी फॉलो की है आनंद सर ने, इन्होंने जो टर्मिनोलॉजी हम भी वही करेंगे फॉलो, क्योंकि बार बार फिर हो जाएगा S1 S2 S3, ठीक है। लेट अस फॉलो दैट टर्मिनोलॉजी ओनली, SN एंड सो ऑन। अब जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। सपोज मैं एक सीक्वेंस लेता हूँ N to R बाई f ऑफ n इक्वल टू n/2, ठीक है बच्चे। तो क्या बनेगी ये सीक्वेंस? दिस इज 1/2, 2/2, 3/2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये है आपकी रियल सीक्वेंस विच इज़ डिफाइंड बाय दिस फंक्शन। इसका मतलब कोई भी सीक्वेंस जो है उसको कोई ना कोई फंक्शन डिफाइन करता है। और वो फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन होता है बच्चे? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। अब देखो एग्जांपल आपको दी गई है नीचे, मैं स्क्रॉल करता हूँ इसको। देखो SN इज इक्वल टू क्या दिया है? देखो जैसे ये दिया है आपको, जैसे ये दिया है आपको, और यहाँ पे ये देखो बच्चे 2 की पावर n-1। तो इसकी सीक्वेंसेस के एलिमेंट्स आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। इज दैट ओके? इसी तरह से दूसरी सीक्वेंस इन्होंने कांस्टेंट सीक्वेंस ली है, मतलब SN इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल n। तो इसमें हर एलिमेंट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। गॉट इट? फाइन। नीचे चलो। अब देखो ये जैसे एक दूसरे SN इक्वल टू -1 की पावर n, दिस इज़ वेरी सिंपल, नो नीड टू गो अबाउट दैट। इसमें इसकी खासियत ये है, इस सीक्वेंस पे कमेंट किया जा सकता है कि जो इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो 1 है और ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स -1। एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है सीक्वेंस में, होता है रेंज ऑफ सीक्वेंस। क्या होता है बच्चे? रेंज ऑफ सीक्वेंस। रेंज ऑफ सीक्वेंस क्या होता है? रेंज होता है बच्चे सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। जो सीक्वेंस में जो टर्म्स हैं उनका एक सेट हम बनाते हैं। किनका? सीक्वेंस की टर्म्स का सेट बनाते हैं। और आपको पता ही है कि सेट में रेपिटेशन अलाउड नहीं होती है। इफ द रेपिटेशन इज नॉट अलाउड देन this clearly goes to show that we will be having the elements of the sequence once only in range। अब जैसे ऊपर वाला आप देखो ना, ये सीक्वेंस जैसे ये -1 की पावर n है, इसी को देख लो। इसकी जो सीक्वेंस है ये तो इन्फिनाइटली मैनी एलिमेंट्स को कंटेन कर रही है। लेकिन जब हम इसकी रेंज लेंगे, रेंज में सिर्फ दो ही एलिमेंट आएंगे। कौन कौन से? -1 और 1। क्योंकि बच्चे ये उन एलिमेंट्स का क्या है? उन एलिमेंट्स का सेट है, और सेट में रेपिटेशन नहीं होती है। तो क्योंकि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इसमें दो ही हैं, इसलिए रेंज में क्या आ जाएंगे? वही दो एलिमेंट्स आएंगे। देखो ये कमेंट किया गया है नीचे कि जो रेंज सेट है, मतलब कहने का मतलब ये है कि रेंज सेट जो है वो फाइनाइट हो सकता है, अगरचे आपकी सीक्वेंस इनफाइनाइट भी हो, लेकिन आपका रेंज सेट क्या हो सकता है? फाइनाइट भी हो सकता है। एग्जाम्पल आपकी आ गई ये ऊपर, ठीक है। इसी तरह से नीचे देखो, ये आपकी सीक्वेंस है, इसकी रेंज क्या है? -1 1। फिर ये दूसरी सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस किस तरह से डिफाइन की गई है? इसकी वैल्यू 1 होती है अगर हम n क्या लेते हैं, मतलब अगर हम 500 से नीचे नीचे टर्म्स लेते हैं या 500 टर्म लेते हैं, तब तक सीक्वेंस की वैल्यू क्या लेता है ये? 1। यानी f ऑफ 500 तक वैल्यू है इसकी 1। फिर f ऑफ 500 1 से लेकर f ऑफ 5000 तक इसकी वैल्यू है 2। और 5000 से ऊपर मतलब f ऑफ 5000 1 से ऑनवर्ड्स इसकी वैल्यू क्या है? 3। तो कहीं ना कहीं ये है तो क्या
इनफाइनाइट सीक्वेंस, ऑब्वियसली इनफाइनाइट एलिमेंट्स है इसमें, लेकिन रेंज में तो 3 ही आएंगे ना इसमें, क्योंकि डिस्टिंक्ट 3 ही आएंगे, या तो 1 आएगा या 2। तो इसमें ज़्यादा क्या करना है, अब आपको मैंने बता दिया आपको रेंज क्या होता है। बस थोड़े से टिपिकल केसेस देख लो। जैसे सीक्वेंस ऐसे भी डिफाइन हो सकती है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इफ एन इज इवन, एंड दिस इज माइनस एन माइनस वन बाई टू इफ एन इज ऑड। तो अगर ऐसा हो, देखो जैसे ये है, इस केस में क्या होगा, इस केस में बेसिकली ये पूरे इंटीजर्स को ही जनरेट कर देगा। ये सीक्वेंस किसको जनरेट कर देगी, पूरे इंटीजर को। ऐसा क्यों, क्योंकि बच्चे जब n इवन होगा, जब n इवन होगा, करो पुट n इवन, जब आप n2 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, 1। जब आप n4 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, 2। जब आप n क्या पुट करोगे, आई मीन 6 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, 3। तो मिल गए आपको सारे पॉजिटिव नंबर्स मिल गए। अब आप नीचे n की वैल्यू 1 पुट करो, अब ऑड पुट करो, n की वैल्यू 1 पुट करो, मिल गया 0। n की वैल्यू 3 पुट करो, क्या मिलेगा, -1। 5 पुट करो, क्या मिलेगा, -2। मतलब पूरे के पूरे इंटीजर्स, ठीक है। तो रेंज क्या बनेगी फिर इस सीक्वेंस की, पूरा का पूरा इंटीजर का सेट। कहने का मतलब ये है कि जो आपकी जो रेंज है सीक्वेंस की, वो इनफाइनाइट भी हो सकती है और फाइनाइट भी हो सकती है। गॉट इट, समझ आ रही चीज़ें। नीचे नीचे देखो, अब बॉन्डेड सीक्वेंस क्या होता है। देखो बच्चे, बॉन्डेड सीक्वेंस एक ऐसी सीक्वेंस होती है जो सीमित होती है। आई मीन अगर हम किसी भी सीक्वेंस को बॉन्डेड सीक्वेंस कहते हैं, तो हमारे कहने का मतलब ये होता है कि वो सीक्वेंस किसी न किसी नंबर से सीमित होगी। मतलब कहने का ये कि उसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना, वो किसी न किसी एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता होगा आर में जो उसको सीमित करते होंगे। आपको मेरी बात समझ आ रही, या आप ये कह सकते हो कि आ, हम उसको कंट्रोल कर पाए, एक ऐसी सीक्वेंस जिसको हम कंट्रोल कर पाए, दैट इज कॉल्ड एज बॉन्डेड सीक्वेंस। बट अब कंट्रोल किस सेंस में, मतलब जिसको हम एक सिरे से भी पकड़ सके, दूसरे सिरे से भी पकड़ सके। अब राइट साइड से पकड़ने का मतलब है आपको उसका क्या मिलना चाहिए, लीस्ट अपर बाउंड। और अगर लेफ्ट साइड से पकड़ने का मतलब आपको क्या मिलना चाहिए, उसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। यदि एक सीक्वेंस का आपको क्या मिलता है, लीस्ट अपर बाउंड भी मिलता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो वो बाउंडेड अबव भी हो जाएगी और बाउंडेड बिलो भी हो जाएगी। तो उस स्थिति में वो क्या हो जाएगी, उस स्थिति में वो सीक्वेंस जो है वो अवश्य बॉन्डेड हो जाएगी, ठीक है, वो बॉन्डेड हो जाएगी। अच्छा, इसमें एग्जांपल देखो नीचे, जैसे एस एन इज इक्वल टू एन है, दिस इज नॉट बॉन्डेड सीक्वेंस। इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बिकॉज एस एन इक्वल टू एन में क्या आएगा, नेचुरल नंबर्स पूरे। तो नेचुरल नंबर्स को आप कंट्रोल कर सकते हो क्या, क्या कोई ऐसा नंबर है आपके पास रियल नंबर कि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स उससे छोटे हों। बल्कि हमने आर्किमिडियन प्रॉपर्टी में तो यही पढ़ा था कि अगर आप कोई भी रियल नंबर लोगे तो आपको एक नेचुरल नंबर मिलेगा जो उससे भी क्या होगा, बड़ा होगा। दैट मीन्स पहली वाली अनबाउंडेड हो जाएगी। फिर कॉस एन पाई बाई 3 देखो, नहीं पहले दूसरी वाली देखो, एस एन इक्वल टू माइनस एन माइनस एन। तो माइनस एन का भी वही हाल है। अब देखो बच्चे, इसमें ये याद रखना है आपने कि पहली वाली जो है ना, पहली वाली ये बॉन्डेड अबव नहीं है लेकिन बॉन्डेड बिलो है, क्योंकि क्योंकि सबसे छोटा एलिमेंट इसका एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और दूसरी वाली देखो, दूसरी वाली इसके अपोजिट है, ये बॉन्डेड अबव है लेकिन बॉन्डेड बिलो नहीं है। मतलब -1 इसमें सबसे बड़ा है लेकिन सबसे छोटा एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट नहीं करता। तो नीचे देखिए, और शबनम आपको भी आवाज़ आ रही है, ओके, समझ आ रही है आपको, ओके गुड। अब देखिए, नीचे है आपका -1 की पावर n, n की पावर 25, क्या है, n की पावर 25, थर्ड वन। दिस इज नॉट बॉन्डेड अबव एंड नॉट बॉन्डेड बिलो, दिस इज क्वाइट सिंपल, बिकॉज आप n की पावर क्या ले रहे हो, 25। तो जब भी आप n की पावर बड़ी बड़ी लोगे तो आपका नंबर भी क्या होता रहेगा, कभी बड़ा कभी छोटा, कभी बड़ा कभी छोटा। तो कभी आपको ना इसका क्या मिलेगा, ना इसको आपका
सबसे बड़ा देखो, आप इसको लिख के देख सकते हो खुद। देखो पहला एलिमेंट क्या होगा इसका, बोलो शाबाश। पहला तो इसका -1 ही होगा। दूसरा क्या होगा, 2⁻25। तीसरा क्या होगा, शाबाश, -3⁻25। वेरी गुड। -3 की नहीं, 3⁻25 हो जाएगा, क्योंकि -1⁻3 माइनस हो जाएगा, और n की पावर नहीं 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 माइनस ही होगा, -3⁻25। फिर क्या हो जाएगा, 4⁻25। फिर हो जाएगा -5⁻25। देखो बच्चे, एक तरफ से क्या हो रहा है, एक तरफ से ये बढ़ रहा है पॉजिटिव टर्म, है ना, और दूसरी तरफ से घट रही है कौन सी, नेगेटिव टर्म। तो मतलब पॉजिटिव टर्म से भी आपके पास कोई भी उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, और नेगेटिव साइड से भी आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे, बिकॉज इट विल गो ऑन एंड ऑन। You cannot have any control over it. So it is neither bounded below nor bounded above. Fine. अब नेक्स्ट देखो, Sn=1/n। ये तो आप कितनी ही बार पढ़ चुके हो ये सीक्वेंस। ये बच्चे बॉन्डेड अबव भी है, बॉन्डेड बिलो भी है। सबसे बड़ा एलिमेंट इसका 1 है, और सबसे छोटा इसका 0 होगा। बेसिकली इसका एलिमेंट नहीं है वो, लेकिन इट इज़ बॉन्डेड बिलो बाय 0। तो इसका ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड 0 है, और लीस्ट अपर बॉन्ड क्या है इसका, 1 है। ठीक है, सो दिस इज ए बॉन्डेड सीक्वेंस। फाइन, ओके। अच्छा, रेंज क्या है इसकी, रेंज सेट क्या है इसका, पूरा का पूरा ये खुद ही है, क्योंकि सब के सब डिफरेंट है। समझ आई? ठीक है, नीचे देखो, ये देखो ज़रा, ये है थोड़ा सा बाकियों से थोड़ा डिफरेंट। cos n π/3। देखो बच्चे, ज़रा इसकी वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, 1/1 ज़रा पुट करो वैल्यू इसकी। पहले अगर हम cos π/3 कितना है, 60 डिग्री, 1/2। फिर उसके बाद शाबाश, cos 2π/3। cos 2π/3 कितना होता है, दिस इज π-π/3। ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। 120 को गोली मारो, आप इसको बेसिक एंगल पे हिलाओ। cos π-π/3 जो है, इसमें रेशियो आपका चेंज नहीं होगा, लेकिन ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, -cos π/3 हो जाएगा, तो वो -1/2 हो जाएगा। ठीक है, फिर चलो आगे, cos 3π/3। वो तो cos पाई है, cos पाई -1 होता है, वो तो पता ही हमें। फिर चलो आगे, cos 4π/3। 4π/3 को आप क्या लिख सकते हो, पाई प्लस π/3। किस क्वाड्रेंट में जा रहा है बच्चे, तीसरे क्वाड्रेंट में, तो कॉस नेगेटिव होता है, तो वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, लेकिन नेगेटिव हो जाएगा, तो -1/2। क्या हो गया, -1/2। ठीक है, उसके बाद आगे चलो, उसके बाद आ जाएगा बच्चे cos 6π/3 है, नहीं, 5π/3। 5π/3 को आप कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो cos 2π -π/3, है ना। ये चला जाएगा आपके किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये क्या होता है, पॉजिटिव, तो 1/2 आ जाएगा। अब चलो आगे, cos 6π/3 क्या होगा, 2π। तो cos 2π कितना होता है, 1। नहीं नहीं, 1 होता है बच्चे, इधर देखो ना, cos 2π को लिख सकते हो आप cos पाई प्लस पाई। ठीक है, किस क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो -cos पाई हो गया, बट cos पाई -1 होता है, -1 इंटू -1 हो जाएगा +1। ठीक है, आगे चलो अब, cos 7π/3। आप बोलोगे कि सर भी हमें क्या करवा रहे हैं, कब तक कराते रहेंगे बच्चे, हमें तब तक करना है जब तक हमें पता चले ये रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी हमें पता चल जाएगा। 7π/3 को थोड़ा सा धीरज रखना पड़ता है मैथमेटिक्स में। 7π/3 को आप लिख सकते हो, शाबाश बोलो ज़रा, 3π प्लस 2π प्लस π/3। बिल्कुल, किस क्वाड्रेंट में चला गया, पहले क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, तो मतलब 1/2 आ गया।
क्या आ गया 1/2। लेकिन अभी भी हमें कोई पैटर्न नहीं मिला इसका। 8 पाई/3 ले लो। 8 पाई/3 को कैसे लिखेंगे? कॉस है 3 पाई - पाई/3। ये किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा? ये चला जाएगा सेकंड में। सेकंड क्वाड्रेंट में देखो ना, ये ऐसे देखो ज़रा। ये है आपका 0, ये पाई है, ये 2 पाई है, और ये 3 पाई हो जाएगा यहाँ पे फिर से। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में चलेगा नेगेटिव। -cos π/3 तो कितना आ गया? -1/2। देखो बच्चे, फिर से वो स्ट्रिंग रिपीट हो रही है। 1/2 के बाद -1/2। अब नेक्स्ट करोगे तो क्या आएगा? -1। कहने का मतलब ये है फिर से अब रेपिटेशन होगी। तो हमने तब तक करना होता है जब तक ना रेपिटेशन हो गई इसकी रेपिटेशन। तो इस तरह से इसकी इसकी रेंज, जो रेंज सेट है इसका, उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? डिफरेंट एलिमेंट्स कितने हैं? -1/2, 1/2, -1 और 1, 4 ही एलिमेंट्स हैं। सो कार्डिनलिटी पूछी जा सकती है आपको इस सेट की, कि बताओ इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी। तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी बच्चे? इसकी कार्डिनलिटी हो जाएगी 4। यही आपसे पूछ सकता है वो। ओके, ठीक है बच्चे, ये कुछ बेसिक्स था इसका। कल हम थोड़ा सा ये लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस देखेंगे क्या होता है। मैं कोशिश करूँगा कि क्लास चाहे कम ही हो लेकिन कंटिन्यूटी में हो, क्योंकि बीच में गैप होने की वजह से ना थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो आज हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। कल हम पढ़ेंगे लिमिट पॉइंट क्या होता है। तो उसी से आगे फिर कन्वर्जेंट सीक्वेंस वगैरह और इसके कुछ टिपिकल एग्जांपल भी देखेंगे। ठीक है। क्या बच्चे? बच्चे कार्डिनलिटी एक नंबर ही होता है। कार्डिनलिटी शो करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। ठीक है। कार्डिनलिटी मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। सो ऑब्वियसली इट इज़ ए नंबर ना, इसलिए जनरली इसको कभी कभी इसको हम कैसे करते हैं शो? वी शो इट बाय हैश साइन। हैश से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है।